गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है 5th लेजिस्लेचर वो करने जा रहे हैं। ये बुक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक है जिसमें ये लेसन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। लेजिस्लेचर मीन्स क्या होते हैं? विधायिका, यानी कि जितने भी संसद के सदस्य हैं या राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं वो जनता के द्वारा मतदान करके चुने जाते हैं और फिर वो भी सरकार का निर्माण करते हैं और वो देश के लिए कानून बनाते हैं। तो आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। You have already studied the importance of the elections and the method of election adopted in India. Legislatures are elected by the people and work on behalf of the people. In this chapter, you would study how elected legislature function and help in maintaining democratic government. You will also learn about the composition and functioning of the parliament and state legislature in India and their importance in the democratic government. After reading this chapter, you would know the importance of legislature, the functions and the powers of the Parliament of India, the law-making procedure, how the Parliament controls the executive, and how the Parliament regulates itself. You have already studied the importance of elections and method of elections adopted in India. हम हैं जो भारत के चुनाव के महत्व और उनके चुनाव के लिए अपनाई गई जितनी भी प्रक्रिया हैं उस सारी प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले जो चैप्टर्स में। लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। जो लेजिस्लेचर है यानी कि विधायिका हैं, विधायक हैं या राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं या फिर संसद के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको हम विधायिका कहते हैं, विधायक कहते हैं। तो ये क्या है? लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेजिस्लेचर लोगों के जो मतों के द्वारा वो चुने जाते हैं, जनता के द्वारा ये निर्वाचित होते हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही ये कार्य करते हैं। इन दिस चैप्टर यू वुड स्टडी हाउ इलेक्टेड लेजिस्लेचर फंक्शन एंड हेल्प इन मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो निर्वाचित या इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं या निर्वाचित विधायिकाएँ हैं वो कैसे काम करते हैं और हमारे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, उसको बनाए रखने में वो हमारे किस प्रकार से मदद करते हैं। You will also learn about the composition and functioning of the parliament and state legislature in India and their importance in democratic government. इसमें आप जो भारत के अंदर संसद है भारत में और राज्यों की जितने भी विधान मंडल हैं उनकी किस प्रकार से संरचना है, वो किस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर है, वो क्या काम करते हैं, उनका जो फंक्शन है और लोकतंत्र जो शासन है, डेमोक्रेटिक जो रूल है उसमें उनकी इम्पोर्टेंस है वो क्या होती है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू वुड नो। इस लेसन को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर। विधायिका का क्या महत्व है, लेजिस्लेचर की इम्पोर्टेंस क्या है, द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद के कार्य क्या हैं, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, द लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने की प्रक्रिया। आप जो कानून है देश में जिसके अंतर्गत हम अपना जीवन बिताते हैं कुछ नियमों में बंद कर, तो वो नियम कौन बनाता है, वो कानून कौन बनाता है और किस प्रकार से वो कानून बनते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, और किस प्रकार से जो ये विधान पालिका है या ये एग्जीक्यूटिव को यानी नौकरशाही को कि कैसे जो अफसर होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं। IAS IPS ऑफिसर जो होते हैं देश को शासन चलाने के लिए, एक जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, नौकरशाही होती है, उसको पार्लियामेंट के जो चुने हुए सदस्य हैं जनता के द्वारा, जनता के प्रतिनिधि, वो किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, कैसे उनसे काम करवाते हैं, कैसे काम में लेते हैं, कैसे देश की प्रगति के लिए उनको लगाते हैं। हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट्स इटसेल्फ, और संसद अपने आप पर भी किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित करती है, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें एक पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है, संसद की ज़रूरत क्यों होती है बच्चों। लेजिस्लेचर इज़ नॉट मेरली ए लॉ मेकिंग बॉडी,
Lawmaking is but one of the functions of the legislature. It is the center of all democratic political process. It is packed with action, walkouts, protests, demonstration, anonymity, concern, and cooperation. All these serve very vital purposes. Vital purposes. Indeed, a genuine democratic is inconceivable without a representative, efficient, and effective legislature. The legislature also helps people in holding the representatives accountable. This is needed, indeed, the very basic of representatives democracy. लेजिस्लेचर इज़ नॉट मेरली ए लॉ मेकिंग बॉडी. हमें क्या लगता है कि जैसे कोई विधायिका है वो केवल उसका काम होता है कानून बनाना. ये एकमात्र उसका काम नहीं होता, केवल कानून बनाने वाली वो संस्था नहीं होती. इसके अलावा भी उसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं, महत्वपूर्ण काम होते हैं. लॉ मेकिंग इज़ बट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर. तो जो कानून बनाना है ये इसका एक महत्वपूर्ण कामों में से एक काम है. इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस. यह सभी लोकतांत्रिक जितनी भी राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उन सभी का केंद्र होती है. It is packed with action, walkouts, protests, demonstration, anonymity, concern and cooperation. ये सभी क्या करते हैं संसद में? तो ये लोकतांत्रिक जो राजनीतिक प्रक्रियाएं उन्हीं का क्या क्या हिस्सा होता है, क्या क्या चीज़ हमें संसद में देखने को मिलती है, कौन से दृश्य होते हैं जो हमें संसद में दिखाई देते हैं. संसद में हमें बहस दिखाई देती है कि किस प्रकार से संसद के सदस्य किसी पॉलिसी के निर्माण करने में, किसी कानून के निर्माण में किस तरीके से वो बहस करते हैं सदन में. फिर वो कई बार जैसे जब उनकी बातें एक दूसरे से टकराव हो जाता है बहुत ज़्यादा तो वो वॉकआउट कर देते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं, बहिर्गमन जिसको हम बोलते हैं. या फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध जताते हैं अपना, और डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पे प्रदर्शन भी कर देते हैं, अनोनिमिटी कर देते हैं. ठीक है, प्रदर्शन जैसे उनमें सर्वसम्मति बनाने के लिए या जो भी कुछ है सरोकार या सहयोग देने के लिए, वो इस तरीके की चीज़ें हम संसद में जो देखते ही रहते हैं. ये कोऑपरेशन है, कंसर्न बनाने के लिए वैसा काम करते रहते हैं. ऑल दिस आर वेरी वाइटल पर्पसेस. और ये सभी क्या है, बहुत ही वाइटल पर्पस होता है इसका. ये सभी काम महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, मतलब इनका पर्पस होता है जो बड़ा ही वाइटल होता है, इम्पोर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है. Indeed, a genuine democracy is inconceivable without a representative, efficient and effective legislature. असल में अगर देखा जाए तो जो वास्तविक प्रतिनिधि होते हैं, वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली जितनी भी कुशल और प्रभावी विधायिका होती है, वो विधायिका बिना सच्चे लोकतंत्र की स्थापना उनकी नहीं की जा सकती. अगर सच्चा लोकतंत्र है किसी देश में तो वहाँ की विधायिका है वो इतनी ही अच्छे तरीके से काम करती है. द लेजिस्लेचर ऑल्सो हेल्प पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल. दिस इज़ इंडीड ए वेरी बेसिक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो जो विधायक होते हैं जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व होता है, और यही उत्तरदायित्व है जो विधायिका मंडल है या विधायक हैं वो इस विश्वास को कायम रखते हैं, उसको सुनिश्चित करते हैं उत्तरदायित्व को उनके. और यही वास्तव में देखा जाए तो लोकतंत्र का आधार है. प्रतिनिधियों का जो जनता का प्रतिनिधियों पर भरोसा, यही हमारे लोकतंत्र का आधार है. Yet in most democracies, legislature are losing central place to the executive. लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जो देश हैं, इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लोकतंत्र में कार्यपालिका के मुकाबले जो कार्यपालिका होती है, मतलब जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट होती है, और जो वहाँ पे जहाँ वहाँ पे कार्यपालिका मतलब जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं, उसके अगर मुकाबले में देखा जाए तो वहाँ जो विधायक होते हैं वो अपना लोकतांत्रिक देशों में ऐसे वो अपना वैल्यू खोते जा रहे हैं. इसके बावजूद हमने बहुत सारी चीज़ें देखी क्योंकि वो भारत की या क्योंकि वो उस देश की जनता की आकांक्षाओं के अनुसार काम नहीं करते. तो इसमें हमें देखते हैं कि जो अधिकांश जो लोकतंत्र हैं उनमें कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व जो खो देते हैं, क्योंकि नेता है ही नहीं. और जो
कार्यपालिका है, मतलब जो हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव्स और नौकरशाह हैं वो ज़्यादा। इसमें हम देखते हैं आजकल बड़े पढ़े लिखे नौजवान आ रहे हैं, IAS IPS ऑफिसर जो होते हैं वो जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते हैं, लेकिन मंत्री लोग हैं जो ये इस चीज़ में काफ़ी पीछे हैं। येट इन मोस्ट डेमोक्रेसीज लेजिस्लेचर जो आर लॉसिंग सेंट्रल प्लेस टू द एग्जीक्यूटिव के मुकाबले वो अपना जो केंद्रीय भूमिका है, जो उनकी एक फ़र्ज होता है, शासन चलाने के प्रति उत्तरदायित्व होता है, उस विश्वास में कमी आ रही है। इन इंडिया टू द कैबिनेट इनिशिएट्स पॉलिसीज, सेट्स द एजेंडा फॉर गवर्नेंस एंड कैरीज दैम थ्रूआउट। भारत में भी जो मंत्रिमंडल है ये नीति निर्माण के कार्य वो खुद करता है और उसमें पहल करता है, शासन का वो खुद एजेंडा तैयार करता है और उसी को वो लागू भी करता है। बट इवन वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट मस्ट रिटेन मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। लेकिन चाहे कितना भी शक्तिशाली जो है मंत्रिमंडल क्यों ना हो, उसको वो जनता के जो विश्वास है उसमें रहना ही पड़ता है। भारत के मंत्रिमंडल हैं वो, इसमें कहते हैं कुछ आलोचकों का कहना है यहाँ पर कि संसद है वो संसदीय प्रणाली है यहाँ पे हमारे कमज़ोर पड़ती जा रही है। लेकिन जो अगर देखें तो शक्तिशाली जो मंत्रिमंडल हैं उसको भी एक मंत्रिमंडल को वो उसका चुनाव है जो विधायिका के माध्यम से होता है, और इसी वजह से जो अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की ज़रूरत होती रहती है। उसे बगैर बहुमत के कोई भी मंत्रिमंडल अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। ए स्ट्रॉन्ग लीडर हैज़ टू फेस द पार्लियामेंट एंड आंसर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। कितना भी शक्तिशाली नेता क्यों ना हो, इस सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है, उसको अपने काम उसको दिखाने पड़ते हैं, उनका तर्क देना पड़ता है। Herein lies the democratic potential of the parliament. It is recognized as one of the most democratic and open form of debate. यह हमें संसद की जो लोकतांत्रिक अक्षमता है उसका एहसास कराता है। ये वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है यहाँ पे। On account of all this composition, it is the most representative of all organs of government. It is above all vested with the power to choose and dismiss the government. अपनी संरचना के हिसाब से और अपनी विशेषता के कारण ये सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि परक है, यह सरकार के सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि परक है। और फिर इसके पास जो यानी कि सरकार है, जो कार्यपालिका के पास वो चयन करने और इसको बर्खास्त करने की शक्ति भी इसी के पास होती है कि आप कार्यपालिका को यानी कि एग्जीक्यूटिव्स को आप बर्खास्त कर सकते हैं। मंत्रियों को पावर होती है, कैबिनेट को पावर होती है, तो ये सभी चीज़ें बड़ी सशक्त होती हैं और ऐसा दिखाते हैं कि किस प्रकार से विधायिका कितनी पावरफुल है और वो कितनी उत्तरदायित्व भी है उसका जनता के प्रति एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे कुछ हैं। कंसिडर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड देन थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो लेजिस्लेचर। यहाँ पे कुछ अखबारों की कटिंग में से कुछ बातें दी गई हैं, आपने उनको पढ़ना है और सोचना है कि अगर लेजिस्लेचर ना होता, विधायिका न होती, तो इस देश में क्या होता या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का क्या स्वरूप होता। आफ्टर रीडिंग ईच न्यूज़ रिपोर्ट state how the legislature succeed or failed in maintaining control over the executive। तो प्रत्येक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप पता लगाएं, खुद देखें कि कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित करने में विधायिका सफल या असफल रही है। तो यहाँ पे एक घटना दी गई है। 28 फरवरी को क्या हुआ, 28 फरवरी 2002 को द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह अनाउंस्ड इन द यूनियन budget proposal an increase of ₹12 in the price of a 50 kg bag of urea and a smaller increase in the price of 2 other fertilizers, which constituted about 5% rise in the price. The current urea price of rate
4,830 a ton carries a subsidy of as much as 80%। तो 80% उस पर सब्सिडी भी थी। क्या हुआ कि 28 फरवरी 2002 को केंद्रीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे जो जसवंत सिंह थे उस समय, और वहाँ पे जो केंद्रीय बजट था, सेंट्रल बजट था, वहाँ पे उसके प्रस्ताव में 50 किलोग्राम जो यूरिया है उस एक खाद की बोरी पर जो कीमत है 12 रुपये बढ़ाए जाने का उन्होंने प्रस्ताव रख दिया वहाँ पे। और साथ में ही दो दूसरे जो खाद थे, दूसरे अन्य फर्टिलाइजर्स थे, उनके भी दामों में वृद्धि करने के लिए कुछ प्रस्ताव की घोषणा कर दी। इससे क्या हुआ कि खाद के दामों में 5% की वृद्धि हो गई, बढ़ गया खाद। यूरिया खाद के वर्तमान मूल्य जो था वो 4,830 रुपये प्रति टन के हिसाब से था, और जिस पर गवर्नमेंट सब्सिडी जो दे रही थी 80% सब्सिडी मतलब उस पर मिल रही थी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो वहाँ पे मार्च 11, 2002 की बात है। द फाइनेंस मिनिस्टर हैड टू रोल बैक द इंक्रीज इन फर्टिलाइजर्स प्राइजेस अंडर इंटेंस अपोजिशन प्रेशर। द हिंदू 12 मार्च 2002 में ये न्यूज़ है वो पब्लिश हुई थी। क्या हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ इट कि 11 मार्च 2002 को विपक्ष था, वहाँ पे अपोजिशन था, उसने ज़बरदस्त विरोध अपना दर्ज कराया, जिस कारण क्या हुआ कि वित्त मंत्री यानी कि जसवंत सिंह जो उस समय के वित्त मंत्री थे, उनको जो खाद में अभी उन्होंने दाम बढ़ाए थे उस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा था। जो उन्होंने दाम बढ़ाए थे 12 रुपये प्रति 50 किलोग्राम, और दो दूसरे फर्टिलाइजर्स बढ़ाए थे, जिसमें उस प्रस्ताव को मंजूरी तो दे दी गई थी लेकिन कोई 5% ही बढ़ पाया था। और जबकि उस समय गवर्नमेंट उस फर्टिलाइजर पर 80% सब्सिडी दे रही थी, तो जनता ने इसका विरोध जताया अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, और प्रतिनिधियों ने क्या किया, वो सदन से वॉकआउट किया और उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं मानने, हमें ये जो किसानों के ऊपर बोझ उनके फर्टिलाइजर्स है वो उनकी कीमत नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। तो इसके बाद एक घटना है जैसे ये हुई है, ये 22 फरवरी 1983 में इन ए रेयर मूव द लोक सभा टुडे unanimously decided to suspend official business and give precedence to debate on Assam and give on Assam Home Minister P.C. Sethi made a statement, I seek the cooperation of all ministers or of all members, whatever their views and policies, in promoting harmony among different communities and groups living in Assam. What is needed now is not acrimony but a healing touch. हिंदुस्तान टाइम्स 22 फरवरी 1983। तो अब इसमें हिंदुस्तान टाइम्स है जो 22 फरवरी 1983 को वहाँ पे पब्लिश हुआ। इसमें एक आई समस्या की एक ऐतिहासिक कदम यहाँ पे उठाते हुए ये आया कि एक ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल जो उन्होंने एक रेयर मूव ली थी, तो उसको उठाते हुए आज जो लोकसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी कामकाज को स्थगित करने तथा असम पर बहस को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। तो गृह मंत्री पीसी सेठी ने बयान दिया, असम में रहने वाले सभी समुदायों और समूह के बीच सद्भाव कायम करने के लिए मैं अलग अलग विचार और नीतियों से प्रतिबद्धता रखने वाले अपने सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूँ, यह उन्होंने बयान दिया। यह समय वाद विवाद नहीं वरन घाव पर मरहम लगाने का है। तो इसके एज ए रिजल्ट ऑफ इट क्या हुआ, फिर वहाँ पे जो संसद में काफ़ी घिराव हुआ था सरकार का। तो यहाँ पे एक और जो आई थी, कांग्रेस मेंबर्स वॉइस्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट एरिस्टोक्रेटिक्स ऑन हरिजन एट्रोसिटीज़ ऑन हरिजन इन आंध्र प्रदेश। एट्रोसिटीज़ मतलब जो उत्पीड़न के मामले थे हरिजन के, उसके बारे में। तो लोकसभा में जो कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न के प्रति विरोध जताया। तो ये सभी चीज़ें कहाँ पे, ये सारी कैबिनेट में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कैबिनेट का क्या रोल है, वहाँ पे क्या क्या किया गया। तो आज हमने जो विधायिका के बारे में पढ़ा, विधायिका किस प्रकार की इसकी ज़रूरत है, क्यों होनी चाहिए, ये हमें संसद की ज़रूरत क्यों है, तो क्या क्या संसद के अंदर कार्रवाइयाँ होती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा, उसका परिचय के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए आई थिंक इट्स सफिशिएंट एंड you must have understood it completely as far as I think. The next topic that we will
start tomorrow. Why do we need 2 houses of parliament? पार्लियामेंट में 2 हाउसेज की क्यों ज़रूरत हमें, संसद में 2 सदनों की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में हम कल को पढ़ेंगे. आई होप यू आर स्टडिंग वेल एंड डूइंग योर वर्क प्रॉपरली. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.